हेलो फ्रेंड्स, ओ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट, या जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। सो फ्रेंड्स, इन टुडे वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 विच इज़ और इन्वायरमेंट। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि अब आपकी बोर्ड एग्जाम को केवल 2 दिन बच गए, तो हम इस चैप्टर की शॉर्ट रिवीजन करेंगे। आप समझ लीजिए कि आपके लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन ही है, क्योंकि इसमें मैं अपने पूरे नोट्स शेयर करूंगा जो आपकी टर्म टू बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करते हैं नोट्स को बिना टाइम वेस्ट करें, और एक तरह से ये वन शॉट रिवीजन ही है। तो आप ये सोच के चलिए कि इस 5 में से आपके 5 मार्क्स जो बोर्ड एग्जाम में है, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझ ली, लर्न कर ली, तो आपके 5 मार्क्स कब पक्के हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। ये करने के बाद आपका कोई सा भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से छूटेगा नहीं। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डिटेल वीडियो भी बना रखा है। अगर आपने वो देखा नहीं है तो चेक इट इन आई बॉक्स, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। मैंने उसका वन शॉट रिवीजन भी करवा रखा है। तो शुरू करते हैं हम हमारे चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट करें, विच इज़ अवर इन्वायरमेंट। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है जो हमारी बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। सो इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। जैसा कि हम सभी को मालूम ही है दोस्तों कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट मीन्स वातावरण, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपने सुना ही होगा अपने मम्मी डैडी से कि अगर अपन अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे तो हमारी भाषा, हमारी हेल्थ सब अच्छी रहेगी, वेल रहेगी। अगर हम गंदे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो हमारी भाषा, हमारा स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ सब गंदी रहेगी। सो हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए। इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स? तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर एज फॉलो। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, फिर देखेंगे वेस्ट, फिर देखेंगे इकोसिस्टम, फिर देखेंगे फूड चेन, फिर देखेंगे फूड वेब, फिर देखेंगे 10% लॉ, फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, फिर ओजोन का डिप्लीशन, फिर उसका प्रिवेंटिव मेजर, फिर कुछ सुपर क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कराऊंगा या उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए मैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट करें। सो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं हम हमारे इंट्रोडक्शन को फुल एनर्जी के साथ। वॉट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट होता क्या है? सो इन्वायरमेंट इज अ सम ऑफ टोटल ऑफ एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट सम ऑफ टोटल ऑफ एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म, या आप अपना ही एग्जाम्पल लीजिए, आप जहाँ पे भी बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके आसपास ही बहुत सारी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स कंपोनेंट टुगेदर क्या बनाते हैं? मिलके इन्वायरमेंट बनाते हैं। मतलब आपके जो भी आपके आसपास, भले नॉन लिविंग थिंग्स तो आपके आसपास अभी हो सकता है टेबल होगी, फुटबॉल होगी, जो उनसी भी चीज़ हो, लिविंग भी हो या नॉन लिविंग भी हो, उसका सम, टोटल का सम क्या होता है? इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट इज अ सम ऑफ टोटल ऑफ एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। सो सिंपली डेफिनेशन थी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास उसके आसपास का इन्वायरमेंट मीन्स लिविंग भी इसमें इंक्लूड, नॉन लिविंग भी इंक्लूड्स, डेट इज इन्वायरमेंट। उसका सम टोटल क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है। अब जो लिविंग और जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इन्वायरमेंट में, मीन्स प्रभाव डालते हैं, अफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को। कैसे? तो सबसे पहले तो कंपोनेंट्स देखते हैं कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट 2 तरीके के होते हैं। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर और बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स लिविंग फैक्टर। तो इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। सो फ्रेंड्स, अब अबायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? दे आर नॉन लिविंग फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, मतलब प्रभावित करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। ये फिगर देखो तो आपको इससे अंडरस्टैंड होगा अच्छी तरीके से। क्या देखो, अबायोटिक इन्वायरमेंट्स में एयर, वाटर, रॉक्स, सनलाइट, टेम्परेचर, मतलब अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो एयर, जो वाटर है, तूफान नाम सुना होगा, ये अपने इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। वाटर, टेम्परेचर, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा सो ह्यूमन लाइफ वुड नॉट सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सनलाइट, रुक्स, पत्थर भी हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते, तो ये अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। अबायोटिक फैक्टर्स मीन्स दे आर नॉन लिविंग फैक्टर। नॉन लिविंग मतलब जो जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग फैक्टर्स है जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट का एक तरह का कंपोनेंट्स है।
ठीक है, मैंने बता ही दिया इन्वायरमेंट का एक तरह का कंपोनेंट है। इन्वायरमेंट क्या होता है? सम ऑफ टोटल ऑफ एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म, बोथ इंक्लूड लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट। सो अब आप बोल सकते हो कि जो एबायोटिक फैक्टर होता है उसकी कुछ 3 कैटेगरी में हमने उसको क्लासीफाई कर रखा है। वो 3 कैटेगरी कौन सी है? तो फर्स्ट कैटेगरी होती है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया एंड टेम्परेचर हो गया, ये क्लाइमेटिक फैक्टर है। फिजियोग्राफिक फैक्टर्स मीन्स हाइट हो गया, स्लोप हो गया, और एडाफिक फैक्टर्स मीन्स सॉइल हो गया, टेक्सचर हो गया, सॉइल ऑर्गेनिज्म, पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल। पीएच आपने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शन एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ा होगा, सॉरी, जिसमें आपको पीएच सारा बताया था, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन करके, तो ये आपको बताया था पीएच ऑफ दिस सॉइल एक्सेट्रा। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अबायोटिक फैक्टर होता है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। फर्स्ट कैटेगरी इज क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे कि विंड, हवा हो गई, वाटर हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया। फिजियोग्राफिक फैक्टर्स मीन्स हाइट हो गया, स्लोप हो गया, एंड एडियोफिक फैक्टर्स मीन्स सॉइल टेक्सचर हो गया, पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल। ठीक है, सॉइल ऑर्गेनिज्म जो भी सॉइल के, तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। और ये सारे के सारे फैक्टर्स कैसे? नॉन लिविंग। तो ये लिविंग थिंग है, विंड, वाटर, लाइट, हाइट की स्लोप, मिनरल, सॉइल टेक्सचर, ये सब नॉन लिविंग थिंग है। आपको सबको मालूम ही होगा कि नॉन लिविंग थिंग क्या होते हैं। तो अबायोटिक फैक्टर्स एक नॉन लिविंग थिंग फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो दीज ऑल नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट अवर इन्वायरमेंट, ये सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स है जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। नाउ डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज बायोटिक फैक्टर। सो फ्रेंड्स, बायोटिक फैक्टर दे आर द लिविंग फैक्टर दैट अफेक्ट अवर इन्वायरमेंट। ये क्या होते हैं? लिविंग फैक्टर होते हैं, मतलब जिंदा प्राणी होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसमें क्या इंक्लूड रहता है? तो इट इंक्लूड ग्रेजिंग एनिमल्स, मतलब घास चढ़ने वाले जानवर, इंसेक्ट्स, लीचन्स मीन्स जो ह्यूमंस, हम ह्यूमन खुद एक लिविंग बींग है जो अफेक्ट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को। एज यू ऑल नो कि हम कितना हार्म कर रहे हैं इन्वायरमेंट को। हमारी फैक्ट्रीज जो है बिना ठंडा करे टॉक्सिक वाटर को समुद्रों में डाल रही है, जिससे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है। पेड़ होन कट रहे हैं और भी बहुत सारी जो है इन्वायरमेंट को हम अफेक्ट कर रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ करके। सो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। पैरासाइट्स, प्लांट्स, तो ये सब कुछ लिविंग फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। तो इस फोटो को देखिए, फोटो से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ एवरीथिंग, है ना। मैंने आपको कहता है इन्वायरमेंट क्या होता है? सम ऑफ टोटल ऑफ एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म, बोथ इंक्लूड लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो यहाँ पे वही लिखा है, इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक। बस जो मैंने तुमको पढ़ा है उसकी जगह मैंने वर्ड चेंज करके क्या लिख दिया है? बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग फैक्टर एंड अबायोटिक, तो इन दोनों का सम, इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक, इन दोनों का सम क्या है? इन्वायरमेंट होता है। बायोटिक लिविंग फैक्टर का सम प्लस में अबायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर का सम। बायोटिक जैसे कि आपको यहाँ पे काऊ दिख रही है, रैबिट दिख रहा है, ट्रीज दिख रहे हैं, और भी बहुत सारे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। और अबायोटिक जैसे कि आपको सन दिख रहा है, क्लाउड दिख रहे हैं, एटमॉस्फेयर, सी, ये सब क्या है? अबायोटिक है जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करे। तो इन्वायरमेंट इन सबका सम होता है। Environment is the sum of abiotic and biotic component, और you say environment is the sum of total of everything around an organism, includes both living and non-living constituents. So I hope कि आपको abiotic, biotic, environment की definition और जो भी हमने basic introduction देखा वो आपको अच्छे से clear हो गया होगा। Now let's discuss next topic which is waste. सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेस्ट। वेस्ट क्या होता है? तो वेस्ट आर द यूजलेस और डिस्कार्डेड मटेरियल। वेस्ट क्या होता है? यूजलेस होता है या डिस्कार्डेड मटेरियल होता है। डिस्कार्डेड मटेरियल होता है जो हम यूज़ कर चुके होते हैं या यूज़ करा हुआ होता है। एज यू ऑल नो, वेस्ट तो आपको जनरली घर में ही आपको दिख जाता होगा कितना, किचन वेस्ट और आपका लिक्विड वेस्ट हो गया, गैसियस वेस्ट हो गया। सो मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है, जो वेस्ट है दे बी मे बी गैसियस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है नेचर में। ठीक है, तो ये वेस्ट बता दिया कि वेस्ट क्या होता है? यूजलेस या डिस्कार्डेड मटेरियल होता है जो हमने यूज़ करा हुआ होता है ना। वो मटेरियल होता है जो हमारे किसी काम का नहीं होता है, आप बोल सकते हो। ये गैसेस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है रूम टेम्परेचर में। देखो इन सभी के एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। किचन वेस्ट जैसे कि आपकी घर में कितना सारा किचन का वेस्ट निकलता है, तो वो क्या एग्जाम्पल है? वो सॉलिड वेस्ट का एग्जाम्पल है। ऐसे ही लिक्विड वेस्ट ये क्या है? नाला आप बोल सकते हो, जो अधिकतर घरों के यहाँ पे रहता ही है, अप्रॉक्सीमेटली 80% जो तो रहता ही है। ठीक है, सो लिक्विड वेस्ट एग्जाम्पल है ये लिक्विड वेस्ट का।
ठीक है। जो नाला क्यों गंदा हो जाता है आप बोल सकते हो, बिकॉज जो वहाँ पे जो बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेज है उनकी कंसंट्रेशन वहाँ पे बढ़ जाती है पानी के अंदर। देन गैसियस वेस्ट, गैसियस वेस्ट क्या होता है, जो फैक्ट्रीज रिलीज करती है जो हार्मफुल, जैसे कि आप इस फोटो में देख ही सकते हो, ये हार्मफुल फैक्ट्री, जो फैक्ट्री है वो हार्मफुल गैस रिलीज कर रही है जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये गैसियस वेस्ट का एग्जांपल हो गया, ये लिक्विड वेस्ट का एग्जांपल हो गया, और ये किचन वेस्ट का एग्जांपल हो गया। वेस्ट यूजलेस और डिस्कार्डेड मटेरियल, वो गैसेस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है हमारी रूम टेम्परेचर में। नाउ लेट डिस्कस टाइप्स ऑफ वेस्ट, कि कितने टाइप्स के वेस्ट रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कितने टाइप के वेस्ट रहते हैं, तो हमारे पास दो तरीके के वेस्ट है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। So types of wastes, so biodegradable and non-biodegradable. Biodegradable waste means it is the waste that is broken down by biological process, that is saprophytes. So जो ऐसा वेस्ट जो हम जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से हम उसको ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, मतलब उसको आप बोल सकते हो ख़त्म कर सकते हैं, वो क्या होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। मतलब हम उसको बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से क्या कर सकते हैं, ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। जो प्रोसेस का नाम क्या है, तो सैप्रोफाइटिस, ये याद रखना कौन सी प्रोसेस है, सैप्रोफाइटिस। नाउ लेट्स डिस्कस मोर अबाउट इट। एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, किचन वेस्ट, सीवेज, कॉटन, क्लॉथ्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर दोज वेस्ट दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, हम उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, डेट इज सैप्रोफाइटेज। इसका एग्जांपल किचन वेस्ट, जनरली आपका जो भी वेजिटेबल्स होते हैं हम बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, सीवेज, कॉटन, क्लॉथ, ये सब हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रोकन डाउन हो सकता है। वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दीज आर दोज वेस्ट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो हम बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। जैसे कि आप बचपन से सुनते आ ही रहे हो कि प्लास्टिक नहीं यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रोकन डाउन नहीं होता है ना। तो पॉलीथीन बैग्स, तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो क्रिएट करता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। आप सभी को मालूम है कि प्लास्टिक को जब हम बर्न करते जलाते तो कितना गैसियस वेस्ट उससे रिलीज होता है, जो हमारी अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। देन ये अनडिज़ायरेबल चेंजेस लाता है हमारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। आपने देखा ही होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के कारण जो है आए दिन आए समय, मतलब बेसमय बारिश हो जाती है, बेमौसम आप बोल सकते हो, कभी कभी गर्मी में भी बारिश हो जाती है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है इसके लिए। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को क्रिएट करता है, ये अनडिज़ायरेबल चेंजेस लाता है हमारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। मतलब सिंपल ही लैंग्वेज है, आप खुद भी समझ सकते हो इसको, ठीक है। फिर भी मैंने तुमको एक्सप्लेन कर ही दिया। सो अब नाउ डिस्कस इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? सो इकोसिस्टम, ये डेफिनेशन अगर आप चाहो तो लर्न कर सकते हो, बट ये आपकी काम की नहीं है, क्योंकि ये छोटी क्लास की डेफिनेशन है। जो आपको 10th में लर्न करनी है वो डेफिनेशन ये है, तो मैं आपको मेन डेफिनेशन ये समझाऊंगा, ये आप चाहो तो कट कर सकते हो। सो इकोसिस्टम क्या होता है? ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट आर ऑफ इन्वायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट क्या था? सम ऑफ टोटल ऑफ एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। बस उसी से थोड़ा बढ़ के क्या है इकोसिस्टम है, थोड़ा और फर्दर आप अभी हम एक रूम में देख रहे थे कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें वो इन्वायरमेंट बनाएगी, बट इकोसिस्टम थोड़ा और बड़ा, आप पूरा समझ लो, पूरा एरिया जो है आपका, जो भी आपका सिटी है, जो भी मोहल्ला है या जो भी सोसाइटी है आपकी, वो तो सारे इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट। नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब लिविंग भी और नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट भी ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। वो क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट इकोसिस्टम बनाते हैं। सो सारे इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग एंड लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के हिसाब से देखें तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल। सो नेचुरल, नो इंटरफेयर ऑफ ह्यूमन, आप वर्ड से ही जान सकते हो। आर्टिफिशियल, इसमें इंटरफेयर होता है ह्यूमन का। सो नाउ डिस्कस, इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं अब। सो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम,
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? दे आर मेंटेन बाय मेन एंड हेंस ऑल्सो कॉल्ड एज मेन मेड और मेन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम। ये क्या होता है? इस आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को मेंटेन कौन करता है? मेन मेंटेन करता है, जब भी इसको मेन मेड या मेन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम भी कहा जाता है। इस इकोसिस्टम में जो मेन है वो मेंटेन करता है नेचुरल बैलेंस को ऑफ बाय एडिशन करके एनर्जी का, प्लांट मैनिपुलेशन, क्रॉप लैंड, एक्वेरियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हो गए। बस आपको मेन ध्यान ये रखना है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है। तो ये मेन मेंटेन करता है इसको, जब भी इसको मेन मेड और मेन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम भी कहते हैं। इसमें जो मेन है वो क्या करता है? मेंटेन करता है नेचुरल बैलेंस को बाय एडिशन करके किसका? एनर्जी का, प्लांट मैनिपुलेशन, फॉर एग्जांपल क्रॉप लैंड, एक्वेरियम का। ठीक है, सो अब नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? सो नेचुरल इकोसिस्टम बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। सो नेचुरल इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में होता है। यहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं होता ह्यूमन का। जैसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या था कि वहाँ पे मेन मेंटेन कर रहा है नेचुरल बैलेंस को बाय एडिशन करके आपकी एनर्जी को, प्लांट मैनिपुलेशन जैसे कि क्रॉप लैंड, एक्वेरियम, ये सब। बट यहाँ पे मेन का कोई इंटरफेयर नहीं है, सब नेचुरली है। ठीक है, अननेचुरल इकोसिस्टम किसके बीच में होता है? तो ऑर्गेनिज्म के बीच में एंड इन्वायरमेंट के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल एन ओशन इज क्लासिफाइड एज अ मैराइन इकोसिस्टम। जो ओशन है वो कोई मेन ने थोड़ी ना बनाया है। जैसे एक्वेरियम तो मेन मेंटेन कर रहा है नेचुरल बैलेंस को, बट ओशन तो नेचुरली है ना। सो जो नेचुरल को हम कंसिडर करते हैं एज अ क्लासिफाइड एज अ मैरीन इकोसिस्टम, है ना, जिसमें एल्गी कंसिस्ट होती है, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। इन दिस इकोसिस्टम देयर इज नो इंटरफेयर ऑफ ह्यूमन, हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल इकोसिस्टम। सो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता ह्यूमन का। जैसे कि एग्जांपल ओशन को मैराइन इकोसिस्टम कंसिडर करा जाता है, जिसमें एल्गी भी होती है, प्रोड्यूसर भी होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं और कंज्यूमर भी होते हैं। कि प्रोड्यूसर नहीं, कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स होते हैं। देखेंगे कि कंज्यूमर क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, वैसे आपने पढ़ा है, फिर भी आपको इस चैप्टर में वो पढ़ना है। सो डिस्कस कर लेते हैं अब इनको डिटेल में। आई होप कि आपको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, उसी के कुछ एग्जाम्पल मैंने साइड में भी लिख रखे हैं, जैसे कि नेचुरल इकोसिस्टम का पॉन्ड हो गया, फॉरेस्ट हो गए, लेक्स हो गए एक्सेट्रा। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एक्वेरियम हो गया, गार्डन हो गया, प्लांट क्रॉप फील्ड हो गई, जिसमें जो मेन है मेंटेन कर रहा है नेचुरल बैलेंस को बाय एडिशन ऑफ एनर्जी एंड प्लांट मैनिपुलेशन, जैसे कि एक्वेरियम एंड क्रॉप लैंड। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब लिविंग बींग्स पे बढ़ते हैं। लिविंग बींग्स तीन तरीके के हो सकते हैं, या तो प्रोड्यूसर, या तो कंज्यूमर, या तो डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स मीन्स प्रोड्यूसर इज एन ऑर्गेनिज्म विच मेक्स इट्स ओन फूड, एग्जाम्पल प्लांट। इसको ऑटोट्रॉप्स भी बोला जाता है। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद ही बना लेते हैं, अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स, जिनको हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। इनको किसी भी खाने के लिए किसी पे भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ह्यूमंस को दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है खाने के लिए। ठीक है, अब भले ही वो एग वैग खाता हो या नहीं खाता हो, बट फिर भी जो प्लांट्स हैं जो खा रहे हैं वो भी एक ऑर्गेनिज्म ही है, लिविंग बींग है। तो उसी को ग्रो होता है वो भी। तो हम डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर, बट प्लांट्स ऐसे डिपेंडेंट नहीं होते। प्रोड्यूसर एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, एग्जाम्पल प्लांट। और कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर लिविंग बींग्स होते हैं, या स्पेशली आप लिख सकते हैं ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए। ठीक है, मतलब अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए। इनको हम हेट्रोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, हेट्रो आप लर्न करते हो डिफरेंट, सबसे डिफरेंट तो ह्यूमन्स ही होते हैं। ठीक है, फिर डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? तो डीकम्पोजर्स टेक न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रॉम बॉडीज ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल। आप बोल सकते हो मतलब कि जो डीकम्पोजर्स रहते हैं वो न्यूट्रिशन लेते हैं बॉडीज, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर से, डेड एंड डिकेइंग बॉडी से, मतलब जो जानवर मर गए हैं उनसे प्रोटीन, जो न्यूट्रिशन से वो कौन लेते हैं? डीकम्पोजर्स लेते हैं। तो कंज्यूमर जो अपना जो खाने के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है, दैट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, वो तीन तरीके के होते हैं। हम ह्यूमंस तीन तरीके के होते हैं। एक होता है ओमनीवोर, एक होता है कार्निवोर, एक होता है हर्बीवोर। हर्बीवोर मीन्स जो केवल प्लांट, पेड़ पौधे ही ईट करते हो। कार्निवोर मीन्स जो केवल एनिमल्स ही ईट करते हो। एंड ओमनीवोर जो बोथ ईट करते हो, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। ठीक है, सो आई होप कि आपको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रोड्यूसर्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। कंज्यूमर एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं विच डिपेंड्स होते हैं फॉर अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड के लिए। एंड डीकम्पोजर्स टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडीज
ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, कंज्यूमर इज ऑफ 3 टाइप्स, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। ठीक है, अब जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो हेल्प करते क्लीनिंग करने में इन्वायरमेंट को। ठीक है, एज वी ऑल नो डेट कि जो बड़े बड़े अमेज़ॉन के जंगल होते हैं वहाँ पे अब आपको अगर जंगल की साफ़ सफाई करनी है तो आपने कभी सुना है कि इतनी जंगल की साफ़ सफाई नहीं, जबकि आपके घर के बाहर अगर कोई सा गार्डन होगा तो वहाँ पे कितनी सारी पेड़ लगा होते हैं, कितनी सारी पत्तियाँ गिर जाती है सड़क पे। ठीक है, रोड पे तो कितनी सारी पत्तियाँ तो वहाँ पे हम क्लीन कर दे, बट अमेज़ॉन के जंगल में बड़े बड़े तो हम क्लीन करने जाएंगे नहीं, या वो ऐसा तो है नहीं वहाँ पे कोई मर नहीं रहा हो जानवर, वहाँ पे भी मर रहे होंगे जानवर, तो उन्हीं को साफ़ करने का काम, क्योंकि डिकम्पोजर्स अपना जो फूड है वो कैसे लेते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये हेल्प कर देते हैं क्लीन करने में इन्वायरमेंट। वहाँ मतलब वो डेड एंड डिकेइंग बॉडीज़ को वहाँ पे खा जाते हैं, जिससे इन्वायरमेंट में मतलब जो है गंदा नहीं रहता, साफ़ हो जाता है। तो ये हेल्प करते क्लीन करने में इन्वायरमेंट को बाय रिमूव करके डेड बॉडीज़ को। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, डिकम्पोजर्स हेल्प इन क्लीनिंग इन्वायरमेंट बाय क्लीनिंग रिमूविंग डेड बॉडीज़। इट ऑल्सो कॉल्ड, जब भी हम इनको यूनिवर्सल क्लीनर भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा वो हु इज़ यूनिवर्सल क्लीनर, सो डिकम्पोजर इज़ यूनिवर्सल क्लीनर। ठीक है, डिकम्पोजर्स हेल्प करता है क्लीन करने में इन्वायरमेंट को बाय रिमूविंग डेड एंड डिकोइंग बॉडीज़। ठीक है, डेड डिकोइंग बॉडीज़ को हटा देता है, रिमूव कर देता है, जब भी हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल क्लीनर भी बोलते हैं। डिकम्पोजर्स ब्रेक कर देते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इनटू मोर सिंपल कंपाउंड, सो डेट ये मिक्स हो जाते हैं हमारे सॉइल में और सॉइल की फर्टिलिटी को और बढ़ा देते हैं। यही यहाँ पे लिखा है, डिकम्पोजर्स ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो जो भी ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं, क्योंकि डेड एंड डिकेइंग बॉडी से खाते हैं, तो जो भी खा रहे हैं उसके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, बहुत कठिन कंपाउंड्स होते हैं, उनको चेंज कर देते हैं इनटू सिंपल कंपाउंड्स में। सो ये जो सिंपल कंपाउंड होते हैं ये मिक्स हो जाते हैं सॉइल के साथ और सॉइल की फर्टिलिटी को और भी बढ़ा देते हैं। तो हमारे लिए डिकम्पोजर्स एक अच्छा काम कर रहे हैं जो क्लीन कर रहे हैं इन्वायरमेंट को। तो आई होप कि आपको प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बना लेते, विच मेक्स इट्स ओन फूड, कंज्यूमर जो विच आर डिपेंड फॉर फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो डिपेंड्स रहते हैं फूड के लिए ऑन अदर ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, एंड decomposers takes nutrition from dead and decaying bodies of plants and animals। so I hope कि आपको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और डिकम्पोजर का जो यूनिवर्सल क्लीनिंग वाला टॉपिक है वो भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फूड चेन। सो फ्रेंड्स, फूड चेन क्या होती है? तो फूड चेन इज़ द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। फूड चेन एक ऐसी प्रोसेस होती है ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, मतलब किसी को खाना और दूसरे के द्वारा खाए भी जाना। ठीक है, कैसी प्रोसेस होती है जिसमें जो एनिमल है वो खाता है, फिर दूसरे के द्वारा खाया भी जाता है। इन दिस सीक्वेंस वन ऑर्गेनिज्म ईट करता है अदर ऑर्गेनिज्म को, एंड इन दिस सेम इज ईटन बाय सेम अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब सम अदर सेम क्या सम अदर ऑर्गेनिज्म। तो इस सीक्वेंस में जो वन ऑर्गेनिज्म है वो खाता है अदर ऑर्गेनिज्म को, और ऐसे ही सेम में जो ऑर्गेनिज्म है सम ऑर्गेनिज्म दूसरे के द्वारा खा भी लिया जाता है। इन दिस सीक्वेंस वन ऑर्गेनिज्म इट्स अदर ऑर्गेनिज्म एंड इन द सेम इज ईटन बाय सम अदर ऑर्गेनिज्म। सो फूड चेन में जनरली कंसिस्ट होते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, मतलब तीनों ही होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेंगे, जो खाने के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है, और जो न्यूट्रिशन ले रहे डेड एंड डिकेइंग बॉडीज से, वो तीनों ही इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ईच ट्रॉफिक लेवल, ये ध्यान से समझिए कि ईच ट्रॉफिक, अभी हम फूड चेन भी आपको बताऊंगा एस चांद की बुक का ही, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो ईच स्टेप जो रहती है फूड चेन की, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल होती है, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, जिसमें ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का टेक्स प्लेस। मतलब हर एक स्टेप फूड चेन की हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे, जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होएगा। ईच स्टेप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल एट विच एनर्जी और इन विच द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। अब जो यूजुअली जो फूड चेन होती है उसमें 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है एनर्जी जो है ऑलमोस्ट नील प्रेजेंट होती है, एब्सेंस हो जाती है, रहती ही नहीं है एनर्जी। 10% लॉ डिस्कस करेंगे, पहले फूड चेन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आपकी एस चांद बुक में गिवन है, किसी बच्चों के पास नहीं भी हो तो आप ये यहाँ से देख के समझ सकते हो। ये ग्रास है, ये प्रोड्यूसर है जो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं प्लांट्स। ठीक है, इसको ईट करा, किसने ईट करा? इंसेक्ट ने ईट करा, क्योंकि है ना, फिर ये हर्बीवोर है, केवल प्लांट ही खाएगा। फिर इसको ये कार्निवोर है, कार्निवोर मीन्स जो केवल ह्यूमन, जो केवल एनिमल्स को ईट करता है। और फिर ये ईगल है। ठीक है, सबसे पहले ग्रास है, ग्रास को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने खाया। ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग को किसने खा लिया? ईगल ने खा लिया, बर्ड ने खा लिया।
ये टॉप कार्निवर, लार्ज कार्निवर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फूड चेन है, जो बट बेसिकली फूड चेन है बहुत सिंपल फूड चेन है। अगर आपको एग्जाम में बोले कि फूड चेन बनाओ तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, सिंपली नाम भी लिख के आ जाओगे। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, सिंपली नाम भी लिख के आ जाओगे तो आपके एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। ग्रास प्रोड्यूसर, इंसेक्ट ने खाया, मीन्स ग्रास हॉपर ने, फिर इंसेक्ट को फ्रॉग ने खा लिया, फिर उस फ्रॉग को ईगल ने खा लिया, टॉप कार्निवर ने। फिर एक और फूड चेन डिस्कस करते हैं जिससे आपको फूड चेन टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब ये भी आपकी S चांद में फोटो गिवन है। ये प्रोड्यूसर है, ये प्लांट है, प्लांट को किसने खाया, रैबिट ने खाया, रैबिट क्या रेड्स ने खाया। ये हर्बीवर है, केवल प्लांट ही ईट करेंगे। फिर इनको कार्निवर ने खा लिया जो केवल एनिमल ईट करते थे, तो स्नेक ने खा लिया। फिर स्नेक को ईगल ने खा लिया जो कि टॉप कार्निवर है। सो ऐसे पिरामिड भी बन गया आपका फूड चेन का। सो आई होप कि आपको 2 महीने जो फूड चेन पढ़ाई, एक ग्रास की, फिर ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने, फ्रॉग को ईगल ने, ठीक है। और ये वाली फूड चेन में ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने, और फ्रॉग को ईगल ने खा लिया। तो ये एक ऐसी प्रोसेस रहती है ऑफ ईट एंड बीइंग ईटन, खाना और दूसरे के द्वारा खाए भी जाना। जब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, ठीक है। इस सीक्वेंस में जो वन ऑर्गेनिज्म है ईट करता है अदर ऑर्गेनिज्म को, एंड इन द सेम इज ईटन बाय सर्वल ऑफ सम अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसने इसको खाया और और ये सेम दूसरे के द्वारा खाए भी जाता है, ठीक है। और फूड चेन में जनरली प्रोड्यूसर भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, कंज्यूमर भी होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, और डिकम्पोजर्स होते हैं, और कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कंज्यूमर ये सब, इसमें डिकम्पोजर नहीं है, कुछ में डिकम्पोजर्स भी होते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको फूड चेन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फूड चेन में जनरली आप देख सकते हो 4 से 5 ट्रॉफी की लेवल होते हैं। इसके बाद जो एनर्जी का ट्रांसफ़र वो ऑलमोस्ट नील हो जाती है। फूड वेब में ज़रूर ज़्यादा हो जाते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ फूड वेब? फूड वेब क्या होती है? तो इट इज़ डिफाइंड एज इंटरकनेक्टेड फूड चेन। फूड वेब क्या होती है? इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, मतलब इसमें बहुत सारी फूड चेन्स आपस में कनेक्टेड रहती है। जैसे हमने एक फूड चेन 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल की करी डिस्कस, बट इसमें बहुत सारी फूड चेन्स रहती है। जैसे कि उसमें केवल ग्रास को ग्रास ऊपर ही खा रहा था, हो सकता है इसको फिर फूड वेब में क्या होता है कि ग्रास को ग्रास ऊपर तो खा ही रहा है, रैबिट भी खाएगा, रेड भी खाएगा, जो भी ग्रास गॉड भी खा लेगी। बहुत सारे एनिमल्स एक चीज़ को बहुत सारे एनिमल्स खा लेते हैं। So it is defined as an interconnected food chain. In this, any organism is eaten by several other organism. और food chain में क्या था? In this sequence, one organism eats other organism को eat करता है, and in the same is eaten by several other organism, ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें है any organism is eaten by several other organism. एक organism बहुत सारे एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है, और उसमें क्या था, एक ऑर्गेनिज्म एक ही एनिमल के द्वारा खाया जाता है जनरली, ठीक है। अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं अपन। सो फ्रेंड्स, ये भी फ़ोटो आपको S चांद में दिया गया है, पेज नंबर 222 पे। अगर नहीं भी दिया गया है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा देता हूँ। सो फूड वेब क्या था? इट इज़ डिफाइंड एज इंटरकनेक्टेड फूड चेन। एक एनिमल दूसरे के बहुत सारे एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है, ठीक है। सो ये प्लांट्स है, प्लांट्स ग्रास हॉपर के द्वारा भी यहाँ पे खाया जा रहा है, रेट चूहे के द्वारा भी, रैबिट के द्वारा भी, और एक बर्ड के द्वारा भी खाया जा रहा है। तो देख रहे हो 4 एनिमल्स के द्वारा यहाँ पे खाया जा रहा है। फिर इन तीनों को ही देखिए, हवक भी खा रहा है, इसको भी हैक खा रहा है, फिर इसको भी हैक खा रहा है, फिर स्नेक को भी हैक खा रहा है, फॉग को स्नेक खा रहा है, और फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है। सो ये कितने सारे एनिमल्स आपस में कनेक्टेड है। इट इज डिफाइंड एज इंटरकनेक्टेड फूड चेन। एक फूड चेन तो ये हो गई, ठीक है, 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल की। फिर एक फूड चेन ये हो गई, एक फूड चेन ये हो गई, तो इससे 4 फूड चेन कनेक्टेड है। तो इट इज डिफाइंड एज इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, ठीक है। इन दिस सम ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय सर्वल अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और फूड वेब में फूड वेब है, सॉरी है। और फूड वेब क्या होती है, फूड चेन क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, ठीक है, दूसरों के द्वारा खाए भी जाना। सो आई होप कि आपको फूड चेन और फूड वेब में कोई भी अब डाउट नहीं रहा होगा। अगर मैंने कुछ गलत वर्ड्स का यूज़ भी कर लिया हो, मतलब जिससे आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप अपने हिसाब से भी समझ सकते हो, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, तो मैंने इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करा, फिर भी आपको समझ में आ ही गया होगा। नाउ लेट्स डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ 10% लॉ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अवर टर्म 2 बोर्ड।
सो फ्रेंड्स, अब 10% लॉ क्या कहता है? सो 10% लॉ वजह IMP है, डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं कि 10% लॉ क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू इट और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट स्टेट्स दैट एनर्जी दैट गेट ट्रांसफर्ड एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज ओनली 10% अवेलेबल एट प्रीवियस लेवल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है ईच ट्रॉपिक लेवल पे, ट्रॉपिक लेवल मीन्स हर एक ट्रॉपिक, हर एक फूड चेन का ट्रॉफिक, ठीक मीन्स अभी बताऊंगा, फूड चेन में बता ही दिया वैसे तो, जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। ईच स्टेप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल, जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। सो इसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो जो ट्रांसफ़र हो रही है ईच ट्रॉफिक लेवल पे, वो केवल 10% होती है अवेलेबल एट जितनी भी प्रीवियस लेवल पे अवेलेबल होती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको 10% लॉ भी समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी विच गेट ट्रांसफर्ड एट ईच ट्रॉफिक लेवल ईच ट्रॉफिक लेवल इज ओनली 10% अवेलेबल एट प्रीवियस लेवल, ठीक है। नाउ इसको फ़ोटो से भी समझ लेते हैं। सो आप इसको इस फोटो से समझ सकते हो, ये भी आपको इस चार्ट में गिवन है बायोलॉजी की। ये सन है, अब सन से जो भी इस प्लांट को एनर्जी आ रही है उसकी 10% ही एनर्जी यहाँ पे आएगी। फिर ये ट्रॉफिक लेवल है, यहाँ से ये ट्रॉफिक लेवल गया, फिर ये ईच स्टेप ऑफ फूड चेन इन विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है ना एनर्जी की, ये खा रहा है तो कुछ एनर्जी तो मिलेगी, भले किसी भी एनर्जी हो, हार्मफुल हो या प्रोटीन भरी हो, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसको 1 ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे, 1 ट्रॉफिक लेवल, 2 ट्रॉफिक लेवल, 3 ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम 10% लॉ डिस्कस कर रहे हैं, वो कहता है कि एनर्जी विच के ट्रांसफर्स इज़ ओनली 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट प्रीवियस लेवल, ठीक है। तो जितनी भी एनर्जी इससे ट्रांसफ़र हो रही है, लेट कर लीजिए कि यहाँ पे 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसकी 1% ही एब्जॉर्ब करेगा। फिर आप इसे जूल अभी रहने दीजिए, आप यहाँ से समझिए कि अगर यहाँ पे 100 एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही थी, इसकी 10% ही एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी इस प्लांट को, फिर इसकी भी 10% एनर्जी उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। फिर इस लॉयन जो खाएगा उसको सबसे कम एनर्जी मिलेगी और उसकी भी 10% होगी। फिर इसको खाने वाला तो कोई बचता नहीं है, क्योंकि इसके बाद एनर्जी विच गेट ट्रांसफ़र ऑलमोस्ट नील हो जाती है। जब भी जो फूड चेन होती है उसमें 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। सो आई होप कि आपको 10% लॉ भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इट स्टेट्स दैट the energy get transfer at each trophic level is only 10% available at previous level। जितनी भी प्रीवियस लेवल पे अवेलेबल एनर्जी उसका केवल 10% ही ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको 10% लॉ भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। सो फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन यहाँ पे मैं फास्ट इसके लिए समझा रहा हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो प्रिजर्व हो पाए, बच पाए, क्योंकि एज यू ऑल नो कि 2 दिन बाद आपके एग्ज़ाम है, ठीक है। सो पढ़ लेते हैं, अब मेरी भी एग्ज़ाम है, सो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं अब बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। सो व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन? इट इज़ डिफाइंड एज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सम हार्मफुल सब्सटेंसेज एट ईच ट्रॉफिक लेवल। ये डिफाइंड होता है एज इंक्रीज होना कंसंट्रेशन ऑफ सम हार्मफुल सब्सटेंसेज ईच ट्रॉफिक लेवल पे। मतलब अभी मैंने तुमको क्या बताया था, अभी मैंने तुमको एक फूड चेन बताई थी। सो मैंने तुमको अभी ये फूड चेन आपको बताई थी, इसमें क्या था कि एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है इस ट्रॉफिक लेवल पे इज़ ओनली 10%, जो भी अवेलेबल होती है प्रीवियस लेवल पे वो 10% लॉ कहता है, ठीक है। अब सपोज अगर इसमें किसी भी ह्यूमन ने कुछ हार्मफुल केमिकल बिखर दिए, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन एनर्जी तो लो होती जा रही है, इसकी 10%, फिर इसकी भी 10%, लेकिन जो अगर इसमें जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होगा तो जो इसको कंज्यूम करेगा, जो भी इसको करेगा, तो इसकी कंसंट्रेशन उस हार्मफुल सब्सटेंस में ज़्यादा रहेगी। और जो भी लास्ट फूड चेन में एनिमल रहता है उसमें हार्मफुल कंसंट्रेशन की जो हार्मफुल सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। मतलब अगर इसमें 10% ही हार्मफुल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है तो इसमें 90% हार्मफुल कंसंट्रेशन रहेगी, ठीक है, इसमें मिडिल रहेगी और इसमें सबसे ज़्यादा रहेगी। तो ये बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन यही कहता है, इट इज़ डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सम हार्मफुल सब्सटेंसेज, इंक्रीज हो जाना कंसंट्रेशन ऑफ सम हार्मफुल सब्सटेंसेज एट ईच ट्रॉफिक लेवल। समटाइम्स जो these हार्मफुल सब्सटेंसेज है वो एंटर कर जाते हैं फूड चेन में, और ये सरप्राइजिंग वाली बात है नोट करने में कि ईच स्टेप में जो कंसंट्रेशन है हार्मफुल सब्सटेंसेज की वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सम हार्मफुल सब्सटेंसेज एट ईच ट्रॉफिक लेवल। Sometimes these harmful substances may enter into food chain and it is surprising to note that the concentration of some harmful substances is increasing on each step, ठीक है। Now let's discuss our ozone topic, ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम तो मैंने तुमको बता दिया, अब डिस्कस करते हैं ओजोन और ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में।
सो ओजोन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अवर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि सैम्पल पेपर में इससे क्वेश्चन आ रखा है, तो आपको इसको ढंग से पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स डिस्कस करते हैं इसको। ओजोन, ओजोन इट इज़ अ मॉलिक्यूल फॉर्म ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम, दैट इज O3. This is present in the stratosphere, that is a layer of atmosphere. Ozone is formed when UV rays in the upper atmosphere split oxygen atoms, that is O2, OO, फिर OO, OO में एक O मिलके O2 मिलके O3 बन जाती है। तो इसको हिंदी में समझाता हूँ। ये ओजोन क्या रहती है, तो ओजोन इज़ अ मॉलिक्यूल फॉर्म ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम। ओजोन क्या रहती है, मॉलिक्यूल फॉर्म रहती है 3 ऑक्सीजन के एटम की, ठीक है। O2 O जो ऑक्सीजन रहता है उसके 3 मॉलिक्यूल फॉर्म ऑफ एटम, ठीक है। कैसे रहती है, तो ये ऐसी रहती है, 3 ऑक्सीजन के एटम्स रहते हैं, ठीक है। दैट इज O3 है ना। उसको हम ऑक्सीजन नहीं बोलते, उसको ओजोन बोलते हैं। ऑक्सीजन का एक टाइप होता है, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, तो हमारी स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट रहती है। स्ट्रेटोस्फियर एक लेयर है हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर की, दैट इज़ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओजोन कैसे फॉर्म्ड होती है, तो जब ओजोन इज फॉर्म, जब यूवी रेज जो रहती है, जो सन से आ रही होती है, वो स्प्लिट कर देती है ऑक्सीजन एटम्स को, दैट इज मतलब O2 था तो उसको O में डिवाइड कर दिया, फिर ये एक O मिलके जो O2 है बना लेगी O3, ठीक है। मतलब जब यूवी रेज ने इस O2 को स्प्लिट कर दिया तो इन तीनों से ही मिलके क्या बन जाती है, हमारी O3 बन जाती है। तो ओजोन इज फॉर्म्ड व्हेन यूवी रेज इन द अपर एटमॉस्फेयर स्प्लिट ऑक्सीजन एटम इनटू OO एंड देन O2 प्लस O इक्वल्स टू O3, दैट इज ओजोन। तो ओजोन जो है हमको प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। सो जो ओजोन रहती है वो प्रोटेक्ट करती है अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एज इट अलाउ नहीं करती अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इंटर करने में हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एज यू ऑल नो कि अगर इंटर कर गई तो ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इफ़ दैट इज़ इंटर इनटू द अर्थ में हार्म अस इन मोर वेनी वेज, बहुत सारी वेज में हमको हार्म कर देगी, नुकसान पहुंचाएगी। तो अगर ये हमारी अर्थ में इंटर कर गई तो ये हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देगी, जिससे बैक्टीरिया हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इट कैन ऑल्सो ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग को भी कॉज करेगी। स्किन डिज़ॉर्डर्स होंगे, बहुत सारे आइज डिज़ॉर्डर्स होंगे, आँखों की बीमारी होगी और बहुत सारी मेनी मोस्ट, ठीक है। सो ओजोन आपको मेन ये पढ़ना था कि ओजोन होती क्या है। तो ओजोन इज फॉर्म्ड व्हेन यूवी रेज इन द अपर एटमॉस्फेयर स्प्लिट कर देती है ऑक्सीजन एटम को इनटू OO एंड देन O प्लस में O2 इक्वल्स टू O3, दैट इज आवर ओजोन, ठीक है। इट इज़ अ मॉलिक्यूल फॉर्म ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम, ठीक है, जो हमारी प्रेजेंट रहती है स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन प्रोटेक्ट करती है हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, क्योंकि अलाउ नहीं करती अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्योंकि हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर में घुसे, अगर घुस गई तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, जो मैंने बताई। स्किन डिसऑर्डर्स होंगे, आई डिसऑर्डर्स होंगे, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अभी फ़ोटो भी मैं आपको समझा देता हूँ जो मैंने ड्रॉ करके रखा है। इस फोटो में क्या है, ये सन है, सन, फिर ये अर्थ की एटमॉस्फेयर है, अर्थ की एटमॉस्फेयर में ये ओजोन लेयर मैंने बना रखी है। फिर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अभी डिस्कस करेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में, उसमें आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल में भी आएगा। सो अभी बता देता हूँ, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन लेयर को हार्म कर रही है, ठीक है। ये जो यूवी रेज है, ये सन से क्या आ रही है, यूवी रेज, इसको अलाउ नहीं कर रही अंदर घुसने से। अगर अंदर घुस गई तो हमको दिक्कत हो जाएंगी, इसके लिए अलाउ नहीं कर रही, ठीक है। फिर ये जो सफ़ेद दिख रहा है आपको, ये कोई गलती से नहीं है, वाइटनर है। ये वाइटनर जो है ये दर्शा रहा है आपको ओजोन लेयर डिप्लीशन की, थाइनिंग हो रही है, पतली हो रही है ओजोन का, इज नोन एज ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो देखो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये हार्म पहुँचा रहा है हमारी ओजोन लेयर को, जो तोड़ रहा है, हम खुद ही हमारी ओजोन लेयर को तोड़ रहे हैं। तो हमें ओजोन को तोड़ना नहीं है, सेव करना है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोटेक्ट कर रही है ना ये। सो डिस्कस करते हैं अब ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में। सो ओजोन लेयर डिप्लीशन IMP है, तो थाइनिंग होना ओजोन लेयर का बाय एयर पॉल्यूएंट्स इज कॉल्ड ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो पतला होना ओजोन लेयर का किसके कारण, एयर पॉल्यूएंट्स के कारण, वो भी मेजॉरिटी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, इस कॉल्ड, हमको उसको क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन बोलते हैं। फॉर दिस सम सिंथेटिक केमिकल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, जो रेफ्रिजरेटर्स में हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहती है, एसीज में, एयर कंडीशनर में, मतलब AC में ही, ठीक है, एक्सेट्रा। जो मैंने फिगर बताया था आपको, उसमें यही तो बता रहे थे कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है हमारी पतली कर रही है ओजोन लेयर डिप्लीशन को, एयर पॉल्यूएंट। तो थाइनिंग होना, पतला होना ओजोन लेयर का बाय एयर पॉल्यूएंट्स इज कॉल्ड ओजोन लेयर डिप्लीशन। फॉर दिस सम सिंथेटिक फाइबर्स और केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच आर यूज इन रेफ्रिजरेटर्स एंड ACs और एयर कंडीशनर, ठीक है। अब मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल क्या हमारी गवर्नमेंट में या कोई सी गवर्नमेंट ने इसको बचाने के लिए ओजोन लेयर को क्या कोई सा एग्रीमेंट साइन करा है?
तो जी हाँ, बिल्कुल करा है इन्होंने साइन। डेट इज़ मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? तो ये एक एग्रीमेंट है जो मेड बाय इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस ने करा है टू फ्रीज करने के लिए द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन और यूज़ करो सम अल्टरनेटिव सोर्स का। ये डन हुआ था 1987 में बाय UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्रोग्राम के द्वारा। नाउ अब बंद करो यूज़ करना क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, HFC का और PFCs का, इसको बंद करो। तो ये मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? तो मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल इज एन एग्रीमेंट मेड बाय इंडस्ट्रियलाइज नेशन। इसको किसने साइन करा था? तो मेड बाय इंडस्ट्रियलाइज नेशन का एक एग्रीमेंट है जो बोलता है फ्रीज करो द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मेक करो यूज़ करो सम अदर अल्टरनेटिव सोर्स का। मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ मत करो, जो ऐसे सब्सटेंसेस का यूज़ करो जो अपने इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुँचाए। ठीक है, 1987 में इसको लिया गया था बाय UNEP, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अब बंद कर दो यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFCs एंड PFCs। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है डेट इज़ गार्बेज। लास्ट टॉपिक को ऐसे मत पढ़ना कि इसमें से कुछ आएगा नहीं। ठीक है, लास्ट टॉपिक को और ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, तो गार्बेज क्या होती है? सो इट इज़ अ रिफ्यूज़ मतलब वेस्ट होती है। रिफ्यूज़ बोल सकते हो, वेस्ट बोल सकते हो। डिस्कस करा ही दिया था वेस्ट में, फिर भी और फर्दर डिस्कस कर लो कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इट इज़ अ रिफ्यूज़ ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फूड्स अलॉन्ग विथ अदर डोमेस्टिक वेस्ट। These are the considered as waste and they are certain methods for disposing waste in right way such as landfill, preparation of compost। सो गार्बेज क्या होता है? वेस्ट होता है, मतलब यूजेज और डिस्कार्डेड मटेरियल होता है। यूजलेस और डिस्कार्डेड मटेरियल है ना, यूजेज मत लिख के आ जाना। यूजलेस और डिस्कार्डेड मटेरियल होता है फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का या फूड का, अलॉन्ग विद डोमेस्टिक, जो भी हमारे घर के डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं उसके साथ। और इसको हम वेस्ट कंसिडर करते हैं और बहुत सारी इसकी मेथड्स भी इसको डिकम्पोज करने की, ब्रोकन करने की राइट वे में। वो किसी, सबसे पहले तो लैंड को फिल कर दो। ठीक है, लैंड को फिल कर दो मीन्स जो भी गड्ढे भरे उसमें कचरा भर दो, तो इससे हमारी फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बढ़ जाएगी। अब ये मत करना कि प्लास्टिक भर दो, प्लास्टिक नहीं भरना। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, बर्निंग एट हाई टेम्परेचर। आप सुन सकते हो, सोशल साइंस के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी बताया गया है। प्रिपरेशन करो कंपोस्ट का मीन्स बर्निंग करो उसको हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, एंड और भी थोड़ी मेथड्स है जैसे कि बर्निंग एट हाई टेम्परेचर, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो भी डोमेस्टिक वेस्ट है उससे प्रोडक्शन करो बायोगैस एंड मैन्योर्स का, मतलब पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स बनाओ। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर्स, बर्निंग एट हाई टेम्परेचर, दैट इज़ इंसिनरेशन। देन लैंड फिल्स कर दो, प्रिपरेशन करो कंपोस्ट का। तो ये कुछ मेथड्स थी जैसे कि लैंड फिल कर दो, प्रिपरेशन करो कंपोस्ट का, और क्या था आपका, था एक और बर्निंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रिपरेशन करो बायोगैस का और मैन्युअर्स का। ठीक है, या प्रोडक्शन करो बायोगैस का, मैन्युअर्स का या फर्टिलाइजर्स का। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा डील हो जाता है। मैंने इसमें अच्छे से आपको रिवाइज करा दिया पूरा चैप्टर फॉर योर टर्म 2 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, मैंने फास्ट इसके लिए समझा क्योंकि टाइम आपको कम है। अब आपको पूरा रिवाइज भी करना है, पूरा साइंस 2 दिन ही बचे हैं इसके लिए। ठीक है, सब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर मैं डालूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, thank you for watching. Don't forget to subscribe our channel, it motivates us for making us video. I will be coming back with some more new topics for class 10th. Till then, that's it. Thank you very much.